Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. So hopefully all of you must have enjoyed your holidays, vacations, whatever, wherever you have gone, to your nani ka ghar, to your bua ka ghar, anywhere. हाँ? And those who stayed here, उन्होंने भी enjoy किया होगा. सब लोग तो गए नहीं थे, हाँ? कुछ लोग गए थे. जो नहीं गए थे उन्होंने भी एंजॉय किया होगा, जो गए थे उन्होंने भी एंजॉय किया ही होगा. किया है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. हॉलीडेज एंड वेकेशंस आर फॉर एंजॉयमेंट, तो एंजॉय करना चाहिए. बट एट द सेम टाइम अब पढ़ाई वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी. ठीक है, अब तो बिल्कुल खत्म, हर प्रकार की मौज मस्ती बिल्कुल खत्म, क्योंकि 9th शुरू हो गई है बेटा. पता भी नहीं चलेगी कब खत्म हो गई, पता भी नहीं चलेगी कब खत्म हो गई. और देखते ही देखते सिर पे 10th मंडरा रही होगी, 10th क्लास के बादल मंडरा रहे होंगे सिर पे, पता भी नहीं चलेगा. बहुत कम समय हमारे पास, ऐसे मानो. ठीक है, तो अब हमको केवल और केवल क्या करनी है, पढ़ाई करनी है. ठीक है, बीच बीच में हम लोग भी एंजॉय करेंगे, ऐसी बात नहीं है. फेस्टिवल्स वगैरह आएंगे, हम लोग भी एंजॉय करेंगे. बट हम सब हर काम 100% करते हैं. एंजॉय भी 100% करते हैं, मौज मस्ती भी 100% करते हैं, और पढ़ाई भी 100% करते हैं. कैसे स्कूल से टीसी ले आया था? क्यों? हाँ, क्यों दे दी उन्होंने? क्यों, पढ़ाई नहीं होती वहां पर? ठीक है, तो कौन से स्कूल में एडमिशन लिया? हो गया एडमिशन? चलो, एनीवेज किसी भी स्कूल में पढ़ो बेटा, पढ़ाई तो खुद को करनी पड़ेगी. सारे स्कूल, कोई भी स्कूल बुरा नहीं है, कोई भी स्कूल अच्छा नहीं है. अच्छे हम हैं, बुरे हम हैं. ठीक है, ठीक है ना. एक नॉट सो क्वालिफाइड स्कूल से भी बच्चे आईएएस आरएस बनते हैं, और एक बहुत अच्छे क्वालिफाइड स्कूल से भी बच्चे यूं ही रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता उनका. होता है ना ऐसा. तो करने वाला कौन है? हम है. टीचर्स तो सारे अच्छे हैं, कोई भी टीचर गंदी चीज थोड़ा ना सिखाता है, बुरी बात थोड़ा ना सिखाता है, अच्छा ज्ञान नहीं देता है. बस थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है, किसी का थोड़ा सा स्लाइटली 19 है, किसी का 20 है, किसी का 21 है. ठीक है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम टीचर से कितना ज्ञान ले सकते हैं. ठीक है ना, पीछे पड़ जाया करो मास्टर के. ठीक है, छोड़ा ही मत करो, खून पी जाया करो. ज्ञान लेने वाला होना चाहिए भाई. टीचर के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, बट टीचर कब ज्ञान देता है, अच्छा ज्ञान कब देता है, ज्यादा ज्ञान कब देता है? जब उसे लगता है यार बच्चे इंटरेस्टेड है, जब उसे लगता है ना बच्चे इंटरेस्टेड है, यार ये बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, इनको और ज्ञान दे, उसको भी मजा आता है. लेकिन अगर टीचर को लगता है ना कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टीचर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता. समझे? तो हम हैं जो भी हैं करने वाले. कोई टीचर नहीं कर सकता, कोई स्कूल नहीं कर सकता, ना ही पेरेंट्स कर सकते हैं. हमको ही करना है, हमारा करियर हमको ही बनाना है. आज से 5-6 साल के बाद हम क्या कर रहे होंगे, अच्छी जॉब में होंगे या इधर उधर घूम रहे होंगे, डोल रहे होंगे, ये डिपेंड केवल और केवल इस बात पे करेगा कि हम आज क्या करते हैं, ना कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं हमारे लिए, ना कि हमारे टीचर्स क्या करते हैं हमारे लिए. ठीक है, पेरेंट्स तो बस पैसा लगा सकते हैं. पापा मम्मी का एक फिक्स डायलॉग होगा, बेटा हम तो बस पैसा लगा सकते हैं, है ना सबका, सबके पापा मम्मी का ये डायलॉग है ना. मैं तो कम से कम 2-3 करोड़ बार सुन लिया मैंने ये डायलॉग जब से पढ़ा रहे हैं. हम तो केवल पैसा ही लगा सकते हैं गुरुजी, आपके हाथों में. तो सही बात भी है, वो तो पैसा ही लगा सकते हैं, तो ना आपकी जगह आगे पढ़ाई कर सकते हैं, उन्होंने तो कर ली जो करना था. ठीक है, ओके, चलो. एनीवेज, so chapter number 1 and 2 before holidays we had covered, and chapter number 3 within 2 days of Spain. अभी बीच में जब आप आए थे एक गेस्ट अपीयरेंस देने, है ना, उसमें अपन ने वो खत्म कर दिया. 2 ही दिन का चैप्टर था. जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट साइकिल का वेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट साइकिल जब पूरा चैप्टर्स हो जाएंगे तो नेक्स्ट साइकिल कुछ चलेगी ना रिवीजन वाली, उसका वेट कर सकते हैं. स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा, वहां से भी कुछ सीख सकते हैं, इजी चैप्टर है. एंड नहीं तो मैंने वीडियो ग्रुप में शेयर किया हुआ है, जो लोग ग्रुप में हैं वो वीडियो से उसको कवर कर सकते हैं. ठीक है, अभी अपन चैप्टर नंबर 4 करेंगे. चैप्टर नंबर 4 भी चैप्टर नंबर 3 की तरह छोटा और इजी है. असली जो आपकी टॉपिक्स डिफिकल्टी लेवल शुरू होगा, वो शुरू होगा चैप्टर नंबर 6 से. 5th तो ओमिटेड है, 5th ओमिटेड है, चौथा हम कर रहे हैं. तो ये लास्ट चैप्टर है जो इजी है, या आखिरी चैप्टर है जो कि सरल है. सरल का मतलब सीधा सीधा है, सिंपल है ना. उसके बाद ज्योमेट्रिक सेक्शन शुरू होगा चैप्टर नंबर 6 से, और वहां से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ना शुरू हो जाएगी. करते हैं इसको जल्दी से खत्म. ठीक है ना, मतलब शुरू करते हैं, आज तो आज ही नहीं खत्म करेंगे पर हो जाएगा 2-3 दिन में. ठीक है,
अच्छा इसमें कुछ ओमिटेड हुआ है क्या? एक्सरसाइज 4 में, चैप्टर नंबर 4 में लास्ट ईयर शायद हमारी 2 एक्सरसाइजेस थी या 3 थी। लास्ट ईयर कितनी थी देखता हूँ, देखो 4 एक्सरसाइज थी लास्ट ईयर भाई। इस साल 2 ही है। हाँ तो फिर जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो, तो पहले तो चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर, ध्यान से सुनोगे बच्चों, सब लोग सुनोगे। चैप्टर नेम इज लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। बड़ा सारा लंबा चौड़ा नाम। आपको पहले भी मैंने कहा है कि जब चैप्टर की जो टाइटल गिवन हो ना, टाइटल नाम, इसका मीनिंग अच्छे से पता हो ना, इस बात का मीनिंग अच्छे से पता हो ना, तो चैप्टर में हमको इंटरेस्ट जागृत होता है यार इस चैप्टर में क्या होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो मूवी का नाम है आदि पुरुष, तो अब इंटरेस्ट आ गया यार आदि पुरुष में क्या होगा, देखने चलते हैं, ठीक है। और मान लो पिक्चर का नाम ही नहीं पता, तो इंटरेस्ट जाग सकता है क्या उसके अंदर? जाग सकता है क्या? नहीं। तो अच्छे से पहले इस लाइन का मीनिंग समझेंगे, चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, तो उसको तोड़ते हैं थोड़ा सा, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को मार्क करूंगा, इक्वेशन। क्या है ये? इक्वेशन। सो पहला मौका आपको देंगे, जिसको भी जो भी पता है क्या होता है ये इक्वेशन, जिसको जैसा भी जो भी पता है, हो गया बेटा। क्या होता है ये इक्वेशन? टेल मी, सोचो। Okay, what do you mean by equation? Form of question? No. Form of number. Everything is in the form of number in mathematics. Nothing can be other than the form of number. Mathematics पढ़ने में numbers तो आएंगे. Yes. A part of question, ना? We have not started the questions yet. We have not introduced the topic yet. अभी तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, अभी तो केवल इक्वेशन चल रही है। इक्वेशन क्या होती है? ओके भूल जाओ। पॉलिनोमियल क्या होता था ये तो पता था, चैप्टर नंबर 2 में सीखा था हमने, बोलो। चैप्टर नंबर 2 में सीखा था क्या पॉलिनोमियल? टेल मी, सीखा था। क्या होता है पॉलिनोमियल बताओ? जिसमें टर्म्स हो, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स। नानी ने ज्यादा खिला दिया, भूल गए सब? बोलो बेटा, नानी के घर गए हो, अच्छी बात है, पर वापस आ जाओ, नहीं तो वाकई में नानी याद आ जाएगी फिर कुछ दिनों में, ठीक है। समझ गए ना? ओके। सो पॉलिनोमियल्स क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल्स एंड नंबर्स। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं मैं, कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, लाइक 2x² + 3 - 2x। ओके, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, तो कौन सी डिग्री है इसकी? 2, यानी कि डिग्री 2 होती है तो किस टाइप का पॉलिनोमियल होता है वो? क्वाड्रेटिक। ओके, कितनी टर्म्स हैं? 3। सो 3 टर्म्स हैं, तो किस टाइप का पॉलिनोमियल होता है 3 टर्म्स वाला? ट्राइनोमियल। ओके, अच्छी बात है, आपको याद है। अब ये एक पॉलिनोमियल है? उधर मैं दूसरा एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, राइट साइड में मैं एक और पॉलिनोमियल लिख देता हूं, लिख दो, लाइक 3x³ - 2x² + 10। ये कैसा पॉलिनोमियल है? बेस्ड ऑन द डिग्री। डिग्री क्या है इसकी? 3। तो उसका टाइप क्या हो जाएगा? क्यूबिक। और टर्म्स कितनी है इसमें? 3। तो फिर टाइप क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। तो दोनों ट्राइनोमियल है, बट वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। इस पॉलिनोमियल से इक्वल टू के साइन से बैलेंस कर दो या इक्वेट कर दो, यहां से लेके यहां तक जो चीज दिख रही है, that is what is called an equation. समझ आया? When a polynomial of any degree is compared with another polynomial of any degree with the help of an equal to का sign, then this complete expression, पूरा रिप्रेजेंटेशन, जो पूरा एक्सप्रेशन यहां से स्टार्ट होकर वहां पे खत्म होने वाला एक्सप्रेशन कहलाता है इक्वेशन। क्या कहलाता है? हिंदी में कहते हैं समीकरण। हिंदी में क्या कहते हैं? किसी चीज को इक्वेट करना, बैलेंस करना। तो ये एक पॉलिनोमियल है,
ये एक पॉलिनोमियल। सर किसको बैलेंस करेंगे? दो पॉलिनोमियल्स को। किसको बैलेंस करेंगे? इसीलिए इक्वेशन पढ़ने से पहले पॉलिनोमियल क्या होता है पता होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, दोनों को बैलेंस कर दिया, इक्वेट कर दिया, तो क्या बन गया ये इक्वेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल और लिया, एक पॉलिनोमियल मैंने कह दिया सिंपली 3x स्क्वायर प्लस 10x, ये पॉलिनोमियल है। अब मैंने दूसरा पॉलिनोमियल कह दिया इज इक्वल टू 5 भी एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तभी तो पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल भी रिवाइज हो रहा है यहाँ से। 5 की डिग्री क्या है? 0, तो 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से अगेन मैंने इक्वेट कर दिया, तो यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट जो रिप्रेजेंटेशन कह दो या एक्सप्रेशन कह दो, ये क्या कहलाएगा? एक इक्वेशन कहलाएगा। बोलो समझ आया अगेन? ठीक है, अगर मैं इसको यहां पे स्टॉप कर दूं इस जगह पे, अगर मैं इसको यहां पे स्टॉप कर दूं इस जगह पे, तब ये इक्वेशन नहीं है, तब ये मात्र एक पॉलिनोमियल है। इट इज जस्ट ए पॉलिनोमियल। और मैं अगर केवल इसको यहाँ पे खत्म कर दूं तो इधर वाला भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इक्वल टू के साइन से इक्वेट करते ही वो क्या बन जाता है? पूरा का पूरा इक्वेशन। समझे क्या यहां तक? अच्छा जी। अब जैसे पॉलिनोमियल की डिग्री होती थी वैसे इक्वेशन की भी डिग्री होती है, वही हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब क्या होता था? हाईएस्ट पावर। जैसे इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 है, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है, इस ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 0 मानते हैं हम हमेशा, हाईएस्ट पावर इसमें 0 होती है। ठीक है, तो हर एक पॉलिनोमियल की अपनी अपनी डिग्री होती है, वैसे इक्वेशन की भी अपनी अपनी डिग्री होती है। अब इक्वेशन की डिग्री क्या होगी सोचो जरा। इक्वेशन तो वहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, तो LHS। अच्छा हाँ, जब अपन इसको इक्वेट करते हैं तो दो साइड्स बन जाती हैं, एक इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाली और एक इक्वल टू के राइट साइड। जो लेफ्ट साइड होती है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट फॉर्म में LHS, शॉर्ट फॉर्म में LHS। और जो राइट साइड होती है उसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, और उसको शॉर्ट में कहते हैं हम RHS। तो LHS में एक पॉलिनोमियल है, RHS में एक पॉलिनोमियल है। तो सर मैं डिग्री अगर इक्वेशन की देखनी है, अगर पॉलिनोमियल की देखनी होती तो उसकी अलग देखता है, इसकी अलग देखता है, बट मुझे इक्वेशन की देखनी है तो मुझे कंप्लीट एक्सप्रेशन की देखनी होगी, तो मैं उधर से डिग्री पकड़ूं या मैं इधर से डिग्री पकड़ूं? दोनों से, वहां से लेकर और अंत तक जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है कौन सी है? तो इस इक्वेशन की डिग्री मानी जाएगी 3। समझे क्या? तो इसकी हाईएस्ट पावर जरूरी नहीं है LHS में बैठी हो, RHS में भी बैठी हुई हो सकती है, आपको पूरे यहां से लेकर यहां तक चेक करना है। समझे क्या? यहां तक कोई डाउट किसी को? इक्वेशन समझ में आया? पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से इक्वेट कर दो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इक्वेशन। जैसे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वैसे इक्वेशन की भी हाईएस्ट पावर होगी, और वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिग्री। अब इसकी डिग्री क्या है? 3, तो ये इक्वेशन कहलाएगी क्यूबिक इक्वेशन। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल था ना डिग्री 3 वाला, तो क्यूबिक इक्वेशन भी बन सकती है डिग्री 3 वाली। अब बताओ इसकी डिग्री क्या है? बोलो इसकी डिग्री क्या है? इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? बोलो इस पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या है? यहां से लेके यहां तक हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है? 2, तो ये इसकी डिग्री होगी। तो ये किस प्रकार की इक्वेशन कहलाएगी? फिर डिग्री 2 होती है तो किस प्रकार की इक्वेशन होती है? क्वाड्रेटिक। इस इक्वेशन को क्या कहूंगा मैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? अब हमारे कोर्स में ना तो क्यूबिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 3 होती है, वो भी नहीं है, ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर क्या है? चैप्टर का नाम तो पढ़ो, लीनियर इक्वेशन, सरल सी, जिसमें डिग्री क्या होगी? 1। जिसमें डिग्री क्या होगी बेटा? 1। लीनियर इक्वेशन में डिग्री क्या होती है? बोलो लीनियर इक्वेशन में डिग्री क्या होती है? 1। तो हम खुद एक लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं जो हमारे कोर्स से, ये तो हमारे कोर्स से रिलेटिव ही करती। तो मुझे बताओ कोई है जो लीनियर इक्वेशन बना सकता है, एक एग्जांपल दे सकता है लीनियर इक्वेशन का? बताओ। 5x + 2 = 8। सही बोला क्या इसने? देखो ये एक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेट हो गया, इक्वेशन बन गई। हाईएस्ट पावर क्या है यहां से लेके यहां तक में? 1। इस टर्म की पावर 1, और कांस्टेंट टर्म की पावर तो 0 होती है ना, जिसके साथ x y कुछ ना लगा हुआ वो कांस्टेंट टर्म है, उसकी पावर क्या होती है? 0। तो इसकी पावर 0 और x के ऊपर कुछ नहीं है तो x के ऊपर 1 है, तो इसकी पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 1। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। बताओ बन गई? समझ आया? तो लीनियर इक्वेशन बता दिया, इक्वेशन के बाद लीनियर इक्वेशन भी बता दिया, पर अभी भी चैप्टर का नाम नहीं खत्म हुआ, बड़ा सारा है। अब चैप्टर का नाम आगे बढ़ो, इन 2 वेरिएबल्स। पहले मैंने ये बताया क्या होता है,
फिर मैंने उसके आगे ये रख के बताया अब ये क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 वो है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन के बाद इन 2 वेरिएबल्स, ये क्या नई चीज हो गई। तो अभी तक हमने जितने भी यहाँ पे इक्वेशंस लिखी हैं एग्जांपल के तौर पे, चाहे क्यूबिक, चाहे क्वाड्रेटिक, चाहे लीनियर, सब में एक ही वेरिएबल है, चेक करो, x x x, मतलब एक ही तरह का वेरिएबल है, एक ही तरह का वेरिएबल है। लेकिन हमारे कोर्स में क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर 2 तरह के वेरिएबल दिखाई दे। तो अगर मैं इसमें इस 2 के आगे या इस 8 के आगे किसी के भी आगे एक वेरिएबल और लगा दूं y, अब ये लीनियर इक्वेशन भी है और 2 वेरिएबल में है। कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल। चैप्टर इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में मेरा सामना किससे होगा, ऐसी रखी हुई चीजों से होगा, ना इससे होगा ना इससे होगा। कैसी रखी हुई चीजों से होगा, ऐसी रखी हुई चीजों से होगा। ठीक है सर, इक्वेशन या पॉलिनोमियल में जरूरी थोड़ा ना एक्स और वाई ले, ए और बी भी ले सकते हैं, 2 रखने हैं ना, 2 तरह के वेरिएबल रखने, तो यू कैन टेक एक्स एंड वाई, यू कैन टेक ए एंड बी, यू कैन टेक एम एंड एन, यू कैन टेक पी एंड क्यू, बट स्टैंडर्ड तरीका है एक्स और वाई लेना। तो कुछ ना गिवन हो तो हम किसमें बनाते हैं, एक्स और वाई, पर कंपलसरी नहीं है कि हम एक्स और वाई में बनाएं, पर कुछ ना गिवन है तो हम फिर एक्स और वाई में ही बनाएंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक, अभी तक कोई परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या कुछ नहीं, अच्छे से समझ आया यहाँ तक। चलो अब मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर दूं, तो आपको समझाने के लिए था। अब कुछ जो हमने आपको बताया कुछ एक चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल रखी है आपने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो तो सबसे पहले इक्वेशन की परिभाषा। तो बेटा हम लिख तो रहे हैं, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, हम लिख तो रहे हैं बट आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए समझने में। अगर आपकी स्पीड नहीं है इतनी ज्यादा लिखने की, भाई समझने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो हम आपको डेली की डेली वीडियो दे रहे हैं, आपको मिल रही होगी, नहीं मिल रही हो तो मुझसे संपर्क करें। आप ये कॉपी पेस्ट करने का काम घर पे भी फटाफट से 10-15 मिनट में वीडियो चला के फिर से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। और अगर स्पीड अच्छी है साथ साथ लिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन द मेन फोकस शुड बी ऑन द लर्निंग पार्ट। ठीक है, समझ में अच्छे से आना चाहिए एक एक वर्ड जो भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जतिन नाम है ना तेरा, हाँ आ गया तू, तेरा दोस्त का है, कौन है तेरा दोस्त, कोई नहीं है, बिना दोस्त का है तू, नाम तो बताओ तेरा पक्का दोस्त, हार्दिक, वो तो नहीं है, कहाँ है वो, तो मुझे भी दिख रहा है नहीं है, पर है कहाँ, अंडरग्राउंड हो रहा है कहाँ पे। ओके लेट्स सी, देखो सबसे पहली परिभाषा किसकी होगी, इक्वेशन। तो इक्वेशन की परिभाषा है ए सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, भाई पॉलिनोमियल में ही टर्म्स होते थे, तो अब इधर भी पॉलिनोमियल उधर भी पॉलिनोमियल, तो अगेन इधर भी टर्म्स उधर भी टर्म्स। तो टर्म्स को अरेंज करने का मतलब क्या होता है, जमाना। वेरी गुड, अरेंज करने का मतलब क्या होता है, जमाना। तो टर्म्स को जमाने का एक ऐसा सिस्टम सच दैट, ताकि इट कंसिस्ट ऑफ 2 साइड्स, ताकि उसके अंदर उस अरेंजमेंट में कितनी साइड्स दिखाई दें, 2 साइड्स दिखाई दें। वन साइड इज कॉल्ड व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं हम LHS, एंड अदर साइड इज व्हाट इज कॉल्ड व्हाट, राइट हैंड साइड, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं RHS। समझ आया, समझ आया बेटा। अगेन कॉपी पेस्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो आप लोग समझाने के बाद भी, ठीक है। पिक्चर के अंदर रहना है, पिक्चर से गायब नहीं होना है, ठीक है ना, मतलब पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यस सर, नो सर, हाँ सर, जी सर, आ गया सर समझ में, सर नहीं आया समझ में, फिर से बताओ। ये इसको कहते हैं पार्टिसिपेशन, क्या कहते हैं इसको, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन करोगे तो फिर बाद में हम पार्टी करेंगे, ठीक है। अगर पार्टिसिपेशन नहीं करोगे तो फिर कोई पार्टी नहीं होगी, पार्टिसिपेशन करोगे अच्छे से तो प्रॉमिस पार्टी होगी, ठीक है, हर फेस्टिवल पे होगी, ठीक है, जितने भी फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, बट मुझे चाहिए पार्टिसिपेशन। ओके, सो टर्म्स को अरेंज करने का ऐसा सिस्टम, ताकि उसके अंदर 2 साइड्स हो, उस सिस्टम के अंदर कितनी साइड्स हो, 2 साइड। वन साइड शुड बी LHS, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अदर साइड इज कॉल्ड RHS, जिसको राइट हैंड साइड। अब देखो, अब इस LHS और RHS में क्या होने चाहिए, दोनों साइड पॉलिनोमियल्स होने चाहिए, दोनों साइड्स क्या होने चाहिए, इधर भी एक पॉलिनोमियल उधर भी एक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को इक्वेट करना है या बैलेंस करना है, एक ही बात है। कैसे करना है, इक्वल टू के मार्क से या साइन से। कैसे इक्वेट करना है, कैसे बैलेंस करना है, इक्वल टू के साइन। इक्वल टू का साइन क्या होता है, ऐसा, इक्वल टू का साइन ऐसा होता है, पता है सबको, ठीक है। कैसे रीड करते हैं इसको पता है,
इसको रीड करते हैं इज इक्वल टू, इज इक्वल्स टू नहीं, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ठीक है। और जल्दीबाजी में अपन कैसे बोलते हैं, इज इक्वल टू, ये बोलते हो ना, बताओ, इजी, ई सी कल टू, ऐसे बोलते हो, जबकि होता क्या है, ये इज इक्वल टू, होता तो ये है, पर जल्दीबाजी में हम क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, जल्दीबाजी में चलेगा, पर हमको पता होना चाहिए, इज इक्वल टू, बिटवीन बोथ साइड्स, इसको बैलेंस करेंगे दोनों साइड्स को इज इक्वल टू के साइन के साथ, ठीक है। तो इक्वेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हुई, बोलो। अच्छा, अब मुझे बताओ, एक बेसिक सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? साइन नहीं है और कोई एलएचएस आरएचएस जैसी चीज नहीं है, और इक्वेशन में पॉलिनोमियल्स हैं, एलएचएस आरएचएस हैं, और इक्वल टू का साइन है, उसमें इक्वेट किया जा रहा है, उसमें कुछ इक्वेट नहीं किया जा रहा उसको किसी से, ठीक है, क्लियर है। अब जैसा मैंने कहा, ये है शिवम, क्या नाम है, परीक्षित, तो मैंने कहा परीक्षित है तो ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन मैंने कहा परीक्षित और नीलेश को मैं कंपेयर कर रहा हूं इक्वल टू के साइन से, अब यहां से लेके यहां तक ये पूरी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो केवल बता देना तो पॉलिनोमियल है, बता के कंपेयर करना इक्वेशन है, बता के कंपेयर करना क्या है, इक्वेशन, समझ में आया। चलो, अब इक्वेशन के बाद अगली चीज क्या आएगी, लीनियर इक्वेशन। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, और डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल क्या होता है, एक्स और वाई, उसकी सबसे बड़ी पावर, तो वो हाईएस्ट पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पूछिए कई बार, ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन में। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एन लीनियर इक्वेशन। डन यहां तक। अब चैप्टर का नाम अभी भी खत्म नहीं हुआ ना, इतना नोट हो गया, देखो चैप्टर का नाम क्या पढ़, इन टू वेरिएबल्स वाली बात भी तो बताएंगे अभी, अभी तो इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन वाली बात बताई, तो बता दो मैंने ये भी थी, फिर ये भी क्यों लिख रहा है, वो तो कैजुअली बताइए, नोट्स तो कंप्लीट करेगा, कल को भूल गया तो फटाफट से रिवीजन करना हो तो मेरे घर थोड़ा भाग के आएगा, वैसे तो आ जाओ, मना नहीं है, पर पॉसिबल नहीं होता ना, रात को मान लो 2 बजे याद आई, 2 बजे थोड़ा उठ के आओगे, 2 बजे नहीं खोलता मैं गेट, ठीक है ना। तो उस टाइम क्या ये नोट्स ही काम आएंगे, ये सबसे बड़े मित्र हैं आपके जो मुसीबत में साथ देंगे, ठीक है। मुसीबत का मतलब जैसे एग्जाम है अगले दिन और आज कुछ नहीं आते, मुसीबत होती है ना, इस सिचुएशन को मुसीबत सिचुएशन कहते हैं, उस टाइम कौन साथ देगा, कोई पक्का दोस्त साथ नहीं देगा, ये नोट्स साथ देंगे, तो इसको अच्छे से बनाओ, नोट्स शुड बी प्रिसाइसली क्लियर, अच्छे से सुंदर से नोट्स होने चाहिए आपके, है ना। कभी कोई आपकी नोटबुक बोरो भी करे ना, बोरो करना मतलब उधार ले, तो उसको आपके नोट से देख के टॉपिक समझ में आ जाए, इतने अच्छे से नोट्स बने हुए होने चाहिए। वो पूछे यार तुमको कौन से सर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, वो ऐसे पूछे सर यार तुमको कौन से सर पढ़ाते हैं, इतने अच्छे नोट्स, ना कि ऐसे पूछे तेरे को कौन से सर पढ़ाते हैं, क्या लिखा है, ऐसे नहीं होने चाहिए आपके नोट्स, है ना, ठीक है। ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब फाइनली मेरे चैप्टर का नाम है, उसको एक लाइन में खत्म करते हैं, लिखो यहां से लेके यहां तक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। linear equation in two variables. ठीक है, क्या लिखा आपने, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन तो समझ गया ना बेटा, लेकिन ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हो, और वो दो वेरिएबल जनरली क्या होते हैं, एक्स और वाई, मतलब फिक्स तो नहीं है पर जनरली क्या होते हैं, एक्स और वाई। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन को क्या कहते हैं हम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां तक क्लियर है सभी का, यहां तक सभी का क्लियर है बच्चों।
क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो अब आप मतलब ईच एंड एवरी स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है समझ चुका है। तो हर एक बच्चा एक एक एग्जांपल दे सकता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, एनीथिंग, इनफाइनाइट एग्जांपल्स हमारे माइंड में कुछ भी एक दे सकते हो। शुरू करें वन बाय वन। ओके, तो यहां तक होने के बाद लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, इसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ रिधि। रेडी रिधि? ओके, सो एक एग्जांपल दो मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। 5x plus 8 is equal to 6z, ऐसे? ओके, करेक्ट है क्या? इसमें दो वेरिएबल्स हैं क्या? देखो वैसे तो करेक्ट है, वैसे तो करेक्ट है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन राम के साथ तो शाम की जोड़ी जमेगी ना, जमेगी नहीं चाहिए? और अगर मेल फीमेल लेना तो राम के साथ सीता की जोड़ी जमेगी। कभी ऐसे सुना है राम और साथ में ले लिया मैंने डिज्नी राम एंड डिज्नी दोस्त थे, कैसा लगेगा? राम एंड रॉकी दोस्त थे, नहीं, रॉकी और चार्ली ऐसे फिर भी जमेगा ना। तो जोड़ी एक्स की वाई के साथ जमेगी, ठीक है? वैसे करेक्ट है, नो डाउट, बट हमने उधर भी लिखा है जनरली वेरिएबल्स कैसे लेंगे, एक्स एंड वाई, या तो फिर वाई और जेड लो, मतलब सीक्वेंस में लो, ठीक है, या फिर ए और बी लो। चलो शैली बोलो। 7x प्लस 2 ओके इज इक्वल टू 4y, ठीक है? हाँ, अवधि 6x प्लस 5y इक्वल टू 3x, ओके, ठीक है। क्यों गलत है? एक मिनट, 3 वेरिएबल है ये, 3 तरह के वेरिएबल नहीं, कितने तरह के वेरिएबल यूज हुए हैं यहाँ पे? 2 तरह के। तो मैंने क्या कहा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब 2 तरह के वेरिएबल यूज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार ही यूज हो, 10 बार यूज करो ना, पर x और y के अलावा तीसरा चीज का पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। समझ गए? क्लियर है? तो करेक्ट है, आगे बोलो। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, फाइन, यस। 2a minus 3b is equals to 7a, okay, yes. 9x plus 5 is equal to 8 a 8, करेक्ट है क्या? और सोच ले 8y, 8 लिख देता तो गलत हो जाता, क्योंकि 8 पे छोड़ दूं तो एक ही तरह का आइटम यूज किया, तूने 2 आइटम इंट्रोड्यूस करने तेरे को उसमें बोलने वाला था। अच्छा ठीक है, हाँ 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ओके, ठीक है। तो करेक्ट है सबके एग्जांपल्स। तो आप समझ चुके होंगे इन चीजों से पाला पड़ने वाला है चैप्टर में, ठीक है। अब सुनो, ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं, कोई पूछे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसी दिखाई देती है बता, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि कोई पूछे स्टैंडर्ड फॉर्म बता, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक जनरल फॉर्म जिसमें वो दिखाई देती है, ठीक है। तो सारी की सारी जितनी भी इक्वेशंस हमने लिखी है, अगर चलो आपने कहीं कहीं ए और बी और ये सब यूज किया है, पर जनरली सपोज करो अपन एक्स और वाई में माने, तो एक्स और वाई वाली जितनी भी स्टैंडर्ड इक्वेशंस आप देख पा रहे हो, लीनियर इक्वेशन, ध्यान से देखो, 3 टर्म्स लिए सबने, कितनी लिए? तो आप एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में मैक्सिमम 3 टर्म्स ही ले सकते हो। मिनिमम तो एक टर्म की भी इक्वेशन हो सकती है, मिनिमम 2 टर्म, क्योंकि एक एलएचएस एक आरएचएस, ठीक है, समझ आया? मिनिमम की बात नहीं करेंगे, मैक्सिमम कितनी टर्म्स ले सकते हैं अपन? 3 टर्म्स ले सकते हैं, एक टर्म एक्स वाली, एक टर्म वाई वाली, और एक टर्म कांस्टेंट टर्म। चेक करते हैं सब में ये चीजें हैं या नहीं है, ठीक है। देखो पहला एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखे, आपको सर आप मन से बना के लाते हो घर से, आपसे लिखवाया मैंने, तो उसी में प्रूव करेंगे। ओके लेट्स चेक। एक्स वाली टर्म है और अभी आपने जेड लिखा है, लेकिन वाई में कन्वर्ट किया जा सकता है, वाई वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी है, 3 टर्म्स हैं,
एक x वाली टर्म दिखाई देगी, एक y वाली टर्म दिखाई देगी, और एक कांस्टेंट टर्म दिखाई देगी। कांस्टेंट बोले तो कोई भी नंबर, रियल नंबर 1 2 3 4 5। बोलो, एक टर्म x वाली, एक टर्म y वाली, एक टर्म कांस्टेंट टर्म। चलो दूसरे एग्जांपल में देखो, एक टर्म x वाली, अब अच्छा वो रखी हुई कहाँ है उससे फर्क नहीं पड़ता, उधर रखी हुई कि इधर रखी हुई है तो सही मौजूद इक्वेशन में। ऐसे मत मानना इक्वेशन तो सर यहाँ खत्म हो गई, बेटा इक्वेशन यहाँ खत्म हो रही है, पूरी एंड तक खत्म हो रही है। तो ये y वाली टर्म एंड देन दिस इज कांस्टेंट टर्म, तीन टर्म्स हैं। x वाली टर्म सर 2 आ गई, आप तो झूठ बोलते हो, आप तो झूठ बोलते हो, x वाली टर्म 2 आ गई, चलो ठीक है 2 आ गई, बट सॉल्व होके एक तो हो सकती है ना। अब वो कैसे होगी बेटा, एक्स स्क्वायर तो तू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला गया, पहले तो कचरे को खाली करो। देखो दो दोस्तों को मैंने कहा कि कुएं से एक एक बाल्टी पानी भर के लाओ। अब एक दोस्त तो खाली बाल्टी लेके गया और एक दोस्त भरी हुई बाल्टी घर से भर के लेके गया। अब जो घर से भर के लेके गया कुछ ला पाएगा वापस? जो खाली लेके गया है वो ला पाएगा। तो यहाँ खाली होके आया करो, ठीक है? खाली हो गया मीन्स न्यू टॉपिक में, ऐसे नहीं सर ने याद करने के लिए कहा सर आपने खाली हो गया मैं तो कुछ नहीं पढ़ गया, ऐसे नहीं। अगर फिर टीचर ने कहा अगले दिन होमवर्क करके आप पढ़ के आओ तो फिर उतना पढ़ के आना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ के आना है। एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10वीं में आएगी, तू क्यों 9वीं में दिमाग लगा रहा है? एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्वायर होता है। जब भी हम चीजों को जोड़ते हैं, जब भी हम चीजों को जोड़ते हैं तो उनका कोएफिशिएंट बदलता है, डिग्री नहीं बदलती। तो अगर मैं 3x और 6x को जोड़ूंगा तो 9x आएगा और घटाऊंगा तो 6 में से 3 गए तो 3x आएगा। अब जोड़ूंगा या घटाऊंगा वो अभी टॉपिक बाकी है। कुल मिला के ये दोनों मिला के एक ही टर्म बन सकती है ना, तो सिंगल टर्म है x की, ऐसे मत मानना दो है, अभी बिखरी हुई है। अब ये क्या है? बिखरी हुई है, समेट के एक बना सकता हूं। और एक टर्म y वाली है, फिर आप कहोगे सर कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म में इसके आगे 0 लिख सकता हूं। तो ये दोनों तो एक ही है ना, ये दोनों तो एक ही है ना। अभी मैं सॉल्व करूंगा ना, अभी सॉल्यूशन शुरू थोड़ा ना किया है, सॉल्व करूंगा तो ये दोनों मिलकर एक ही हो जाएगी ना। कुल मिला के घूम फिर के बात वहीं आ गई, एक x की टर्म, एक y की टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 फिट कर दो, ठीक है? क्लियर? चलो इधर आओ, एक x की टर्म, एक y की टर्म, एक कांस्टेंट टर्म। ये तो बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल की तरह, ये किसने दिया था एग्जांपल? देखो a की टर्म, b की टर्म एंड अगेन फिर दो टर्म सेम हो गई, तो मैं a और a वाली टर्म को मिला सकता हूँ, एक टर्म बना सकता हूँ a वाली। अभी मिलाते कैसे हैं वो अभी बताना बाकी है आपको, ऐसा मत सोचो कैसे मिलाएंगे, वो बताना बाकी है अभी, पर मिला सकते हैं और एक सिंगल टर्म बना सकते हैं। एक b वाली टर्म हो गई और कांस्टेंट टर्म के नाम पे 0 रख दो, तीन टर्म्स अगेन हो गई। x की टर्म, y की टर्म, कांस्टेंट टर्म हो गई, x की टर्म, y की टर्म, कांस्टेंट टर्म हो गई। तो सारे के सारे एग्जांपल्स में एक x की टर्म, एक y की टर्म, एक कांस्टेंट टर्म। तो सर फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनी? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, देखना ध्यान से, सब लोग गौर करेंगे, ax प्लस by प्लस cz, नहीं 3 वेरिएबल नहीं चाहिए भाई, सिंपली c इक्वल टू 0, सिंपली c इक्वल टू 0। ये तो है वो x की टर्म, ये है वो y की टर्म और ये है वो कांस्टेंट टर्म। अब आप कहोगे कि सर इस x की टर्म में तो a भी बैठा है, तो जैसे x के बगल में यहाँ पे 6 बैठा है, यहाँ पे x के बगल में 7 बैठा है, यहाँ पे x के बगल में 3 बैठा है, तो अब नंबर तो मुझे पता छोड़ना है, तो उस नंबर को मान लिया मैंने a, और इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको? जो इसके बगल में बैठा है इसको क्या कहते हैं? ये तो पॉलिनोमियल में भी सीखा है हमने, कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे a b c ये तीनों कोएफिशिएंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 3 कोएफिशिएंट्स पाए जाते हैं a b c। a x का कोएफिशिएंट, b y का कोएफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म। देखो c से तो मैच भी बोल रहा है, मैच भी हो रहा है, c फॉर कांस्टेंट, c से तो मैच भी हो रहा है, c फॉर कांस्टेंट टर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आई? यानी कि ये जितनी भी इक्वेशंस देख पा रहे हो सबको मैं इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। जितनी भी लीनियर इक्वेशंस देख रहे हो मैं सबको इस फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, लेकिन चेंज कैसे करते हैं वो अभी आपको पढ़ाना बाकी है। अभी मैं करूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पर मैं अभी के लिए याद रखो, मैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें मैं सबको चेंज कर सकता हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म of linear equation
इन टू वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म सीखनी है हमको। देख लिया क्या होती है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म? अभी अभी बताई मैंने, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना लीनियर इक्वेशन नहीं, नेक्स्ट ईयर 10th में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके आगे फिर आप क्यूबिक इक्वेशन, बहुत सारी इक्वेशंस आप पढ़ने वाले हो। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आरएचएस में हमेशा 0 रखा जाता है। कोई भी इक्वेशन हो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आरएचएस में क्या रखा जाता है? हमेशा 0। और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे इसमें 3 टर्म्स है, सबको एलएचएस में फिट किया जाता है। मान लो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, उसमें 4 टर्म्स आ जाए मान लो, तो चारों को फिर मेरे को इधर फिट करना पड़ेगा। और आरएचएस में क्या रखना पड़ेगा? हमेशा 0 रखना पड़ेगा। So ax plus by plus c is equal to 0 is the standard form। कोई पूछे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, क्या बताओगे बेटा उनको? ax plus c is equal to 0 ऐसे बता दोगे? ऐसे बता पाओगे? ओके। कोई पूछे अच्छा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में abc क्या होते हैं, तो फिर आप नीचे बताओ। a तो क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x। a तो क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x। b क्या होता है? और c क्या होता है? देखो a के आगे क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ है? कोएफिशिएंट ऑफ x। b के आगे क्या लिखा हुआ है? कोएफिशिएंट ऑफ y। c के आगे क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट टर्म। अब ये abc कैसे होने चाहिए? तो a और b पे तो पाबंदी है। a और b पे क्या पाबंदी है कि पहली बात तो तीनों रियल नंबर होने चाहिए। पहली बात तो तीनों क्या होने चाहिए? देखो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आएगा ना, जैसे 2 रख दूं, जैसे 3 रख दूं, जैसे 7 रख दूं, कोई ना कोई नंबर आएगा। तो a b c तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? रियल रियल रियल। पर a और b पे पाबंदी आ गई। क्या पाबंदी आ गई? कि a और b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और कुछ भी रख लो चाहे से, पर a और b की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। a की भी नहीं रख सकते, b की भी नहीं रख सकते, दोनों की भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्या पाबंदी हो? अच्छा c की वैल्यू रख सकते हो 0 चाहो तो। c की वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, उनकी कोई भी रियल नंबर रख सकते हो एक्सेप्ट 0। उनकी कोई भी रियल नंबर रख सकते हो एक्सेप्ट 0। क्यों? देखना जरा ध्यान से। अगर मैं a की वैल्यू 0 रख दूं, ध्यान से देखना, 0x, तो 0x तो 0 ही होगा ना। जब ये 0 होगा तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो इक्वेशन यहां से लेके यहां तक बचेगी। तो ये 2 वेरिएबल की इक्वेशन हुई नहीं, तो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन हो गई। x तो है ही नहीं इसमें, समझे? और अगर मैं b की वैल्यू 0 रख दूं तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, 0y। भाई 0 से जो टकराएगा वो 0 बन जाएगा। तो 0y एंड 0 into y एंड 0, तो उस टर्म को लिखने की जरूरत थोड़ा ना पड़ेगी। तो फिर यही 2 टर्म्स आएंगी, तो फिर वो वापस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल रह जाएगी, 2 वेरिएबल नहीं रहेगी। तो अगर आपको 2 वेरिएबल बनाना है तो आपको a और b को हर हाल में 0 नहीं लेना है, टेक एनी अदर वैल्यू। हाँ c को ले लो 0, क्योंकि c को 0 लेने से x और y खत्म नहीं होते, तो 2 वेरिएबल जिंदा रहते हैं। समझ गए क्या? यहां तक की बात क्लियर है सबको? अब आपके मन में उत्सुकता चलनी चाहिए कि सर जो जो मैंने एग्जांपल दिया था सबको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ। ax प्लस by प्लस c सबके एग्जांपल को कन्वर्ट करके बताएंगे, पर कन्वर्ट करने के लिए हमको जो नीचे दिया हुआ है वो करना आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, इक्वेशंस की दुनिया की सबसे अच्छी सबसे इंटरेस्टिंग चीज करेंगे। आपको पता है अभी आपने जो इक्वेशंस बताई, किसी ने, इधर सुन ले ध्यान से, एक्स्ट्रा लिखेगा तो मैं 100 बार लिखवाऊंगा, कोई भी नहीं लिखेगा एक्स्ट्रा, जितना कहे उतना ही लिखोगे। कॉपी पेस्ट करने नहीं आते हो आप यहाँ पे। हाँ अभी आपने जो एग्जांपल्स दिए, किसी ने कुछ टर्म एलएचएस में रखी, किसी ने कुछ टर्म आरएचएस में रखी। अब जैसे सपोज करो किसी एक स्टूडेंट ने, मेरे को याद नहीं, वाई वाली टर्म आरएचएस में रखी थी। किसने रखी थी? वाई वाली टर्म आरएचएस में रखी थी। आपने एग्जाम्पल दिया था ना, तो एक्स वाली टर्म तो एलएचएस में रखी थी और वाई वाली टर्म आरएचएस में रखी थी। किसने रखी थी बताओ? याद नहीं है? आपने रखी थी। और अच्छा एग्जाम्पल दिखाऊं फिर याद आएगा। कहाँ गया एग्जाम्पल हमारा? हाँ देखो y वाली टर्म आरएचएस में है, और देखो ये a वाली टर्म आरएचएस में, ठीक है, और इसमें y वाली टर्म नहीं तो एलएचएस में ही है, नहीं ये रही आरएचएस में।
तो किसी स्टूडेंट ने y वाली टर्म आरएचएस में रखी थी, किसी ने x वाली आरएचएस में रखी थी, किसी ने दोनों एलएचएस में रखी थी। सर आप तो कह रहे हो सब सारी की सारी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर है, कैसे कंपेयर है? स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपने x वाली टर्म, y वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म सबको एलएचएस में रखा है, और हमने जो एग्जांपल दिया है उसमें किसी ने y वाली टर्म आरएचएस में रख दी, किसी ने, तो कंपेयर कहां हो पा रही है? हम कैसे कह सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में? हम ऐसे कह सकते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्योंकि एक इक्वेशन में कोई भी टर्म एलएचएस से आरएचएस भाग सकती है और आरएचएस से एलएचएस में शिफ्ट हो सकती है। ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक इक्वेशन में यू कैन शिफ्ट द टर्म्स फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस एंड फ्रॉम आरएचएस टू एलएचएस अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5y है तो आपने जस्ट यहां से हटाया और यहाँ रख दिया, ऐसे नहीं। कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं बॉर्डर पार करने की। इक्वल टू का साइन है, बॉर्डर है, तो बॉर्डर पार करने के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? जो भी उसका ऑपरेशन है वो उल्टा ऑपरेशन हो जाएगा। जो भी उसका ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा? उसका उल्टा ऑपरेशन हो जाएगा। अगर, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक डालो और फिर करते हैं, डायरेक्ट करेंगे और फिर कल एक्सरसाइज करेंगे। चेंज ऑफ ऑपरेशन, ये लास्ट टॉपिक है आज का। ये लिख लिया ना, यहां तक लिख लिया? लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। चेंज ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन लिख दो या साइन लिख दो, एक ही बात है। व्हाइल शिफ्टिंग, शिफ्ट करना मतलब इधर से उधर लेके जाना। बच्चों को इक्वेशन पढ़ने में इतना मजा आता है, लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। इधर उधर फेंको चीजों को, इधर लाओ उधर लाओ, इतना मजा आता है कि वो एलएचएस आरएचएस में इतना डूब जाते हैं क्योंकि डेली बोलचाल में एलएचएस आरएचएस हो जाता है। जैसे बच्चे कई बार कहते हैं सर थोड़ा एलएचएस में होना दिख नहीं रहा, थोड़ा आरएचएस में शिफ्ट होना, तो इतना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और ऐसा होना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, चेंज ऑफ साइन व्हाइल शिफ्टिंग द टर्म्स बिटवीन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम शिफ्ट करें एलएचएस टू आरएचएस या आरएचएस टू एलएचएस, तो हमको चेंज करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या? ऑपरेशन कह दो। ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस माइनस गुणा, बाकी 4 ऑपरेशन होते हैं बेसिकली, तो इनको साइन कह दो या इनको ऑपरेशन कह दो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो कैसे चेंजेस होंगे। देखो बड़ी सरल सा रूल है, प्लस का उल्टा माइनस होता है और माइनस का उल्टा प्लस होता है ना। तो अगर कोई चीज प्लस में है तो उधर जाके बॉर्डर पार जाके वो माइनस हो जाएगी, और अगर कोई चीज माइनस है तो बॉर्डर पार जाके वो प्लस हो जाएगी। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो बॉर्डर पार जाके वो डिवाइड हो जाएगी, और अगर कोई चीज डिवाइड में है तो बॉर्डर पार जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब इन चारों को थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहां तक हो गया नोट डाउन? चलो एक बार नोट डाउन तो सारा कर लो आप, यहां तक नोट डाउन तो सारा कर लो, फिर एक एक एग्जाम्पल लेते हैं सबका। हो गया? हो गया? ओके, अब सुनो ध्यान से, एक एग्जांपल लेते हैं सबका, सारे ऑपरेशंस का, है ना। देखो सबसे पहले प्लस वाली चीज माइनस कैसे होती है, ध्यान से देखना। सपोज करो मेरे पास एक इक्वेशन, लिख लिया सबने? अवधि लिख लिया? चलो स्टॉप राइटिंग एंड फोकस हियर ओनली। सपोज करो मेरे पास एक इक्वेशन है 7x + 3 = 10। अब मुझे इस +3 को उधर भेजना है। पहली बात तो अपन भेजते ही क्यों है सर, क्या जरूरत पड़ती है भेजने को? हमको सिमिलर नेचर की टर्म्स को साथ में रखना होता है। x के बगल में x वाली टर्म, y के बगल में y वाली टर्म, कांस्टेंट के बगल में कांस्टेंट वाली टर्म। अब ये दोनों कांस्टेंट है ना, तो इनको अगल बगल में सेट करना पड़ेगा। तो सपोज करो मैं 3 को, चाहो तो आप 10 को भी इधर ला सकते हो, चाहो तो 3 को भी इधर भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। लेट्स से मुझे 3 को उधर भेजना है, मुझे 3 को उधर भेजना है, तो 3 के इधर कैसा साइन है, तो उधर जाके ये यहां से हट के उधर जाके क्या हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, उधर क्या 10 - 3 क्या होता है, तो इक्वेशन कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट हो गई है, वो वही सेम इक्वेशन, बस मैंने एक टर्म को इधर से उधर भेज दिया। तो प्लस से माइनस हो जाएगा, समझ में आया? अच्छा, माइनस से प्लस भी हो सकता है। लेट्स से कि यहाँ पे ये +3 ना होके और -3 होता,
यहाँ पे ये +3 ना होके तो उधर जाके क्या हो जाता, +3 हो जाता। तो ये दो ऑपरेशन तो वेरी इजी समझ में आ गए होंगे कि प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा बॉर्डर पार। एलएचएस से आरएचएस में नहीं, आरएचएस से एलएचएस में आओगे तो भी ये रूल फॉलो करना पड़ेगा बॉर्डर क्रॉस करते ही। भाई इंडिया वाले पाकिस्तान में जाएंगे तो भी वही सेम रूल है, और पाकिस्तान वाले इंडिया में आएंगे तो भी सेम रूल है। समझ गए, क्लियर है ना? ठीक है। अब मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड हो जाएगी। अब हमको कैसे पता चलता है कि कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है? लेट्स से मैंने लिख दिया 3x = 3। अब 3x का मतलब क्या होता है? 3 इंटू एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि 3x का मतलब क्या होता है? 3 इंटू एक्स होता है, छुपा हुआ है उसके अंदर इंटू साइन, =3 है। तो अब अगर आपको इस 3 को वहां भेजना है तो 3 जो है x से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है। 3 जो है x से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 3, और 3/3 काट के आप लिख दोगे 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। समझ गए क्या? तो मल्टीप्लाई वाली चीज क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। अच्छा, डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई भी हो जाती है, कैसे? लेट्स से यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 3 होता और वहां पे 3 होता, या कुछ भी होता, लेट्स से 4 होता। अब इस 3 को वहां भेजना है, तो ये 3 इस x से डिवाइड से जुड़ा हुआ है, डिवाइड से जुड़ा हुआ है, तो डिवाइड वाली चीज उधर जाके क्या बन जाएगी? तो यहां से ये उधर हटेगा तो वहां जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा 12। समझे क्या? तो बेसिकली 4 ऑपरेशन समझे। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला जो सिस्टम है एक तरीके से रेसिप्रोकल करना होता है। ये क्या सिस्टम है सर, रेसिप्रोकल कैसे होता है? तो देखो, अगर हम चीजों को मल्टीप्लाई से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्चुअली हम जिस नंबर को भेज रहे हैं उस नंबर का रेसिप्रोकल कर रहे हैं वहां जाके, या फिर डिवाइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हम उसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं। प्रूव करके बताएं कैसे? देखो, इससे पहले मैंने आपको क्या कहा था? 3x बराबर क्या कहा था? बोलो, 3x बराबर 3। तो अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, तो उधर जाके सर इस 3 का क्या होगा? तो आप एक काम करो, 3 का रेसिप्रोकल है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल नहीं समझते? बोलो जतिन, रेसिप्रोकल नहीं समझते क्या? फ्लिप। अभी 3 का मतलब है 3/1। 3 का मतलब क्या है? तो इसको फ्लिप कर दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो 3 का रेसिप्रोकल उधर जाके रख दो, तो भी तो आंसर वही आ रहा है 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में हम क्या कर सकते हैं? जो भी नंबर यहाँ है उसका रेसिप्रोकल उधर शिफ्ट कर दो, बात एक ही है। अभी देखो, अगर मैं डिवाइड करता तो ये 3 इस 3 के नीचे आता, अभी भी तो ये 3 इसके नीचे आ रहा है, रेसिप्रोकल करने के बाद भी तो नीचे ही आ रहा है। और डिवाइड से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रेसिप्रोकल होता है, उसको भी प्रूव करके बताएं। वही एग्जांपल, अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया था? बोलो, x डिवाइडेड बाय 3 = 4 का एग्जांपल दिया था। अब ये 3 नीचे जाके डिवाइड हो रहा है, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/3। 3 का रेसिप्रोकल क्या होता? नहीं, ये अभी 1/3 है बेटा। देखो, इसको स्प्लिट करो, x/3 को क्या लिख सकते हो आप? x × 1/3 लिख सकते हो। बोलो, तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3। अगर 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3, तो इसका रेसिप्रोकल उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो भी तो आंसर वही आ रहा है 12। तो मल्टीप्लाई से डिवाइड और डिवाइड से मल्टीप्लाई एक्चुअली रेसिप्रोकल करना होता है। ये बात आपको समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो आप तो सिंपल सा लॉजिक याद रखना, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई। अब ये दो स्पेशल चीजें भी देख लो, हालांकि इतने लेवल पे आपके आती नहीं है, बट कभी ना कभी तो आएंगी। तो हम हमेशा, हमारा सिस्टम है, एक कदम एक्स्ट्रा सीख के चलते हैं, एक कदम, ज्यादा नहीं, 4 कदम नहीं, एक कदम। ठीक है, सो किसी चीज का अगर स्क्वायर हो रहा है तो उधर जाके रूट बन जाएगा, उधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। और अगर किसी चीज का स्क्वायर रूट हो रहा है तो उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा। अगर स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और स्क्वायर रूट हो रहा है तो स्क्वायर बन जाएगा। एग्जाम्पल लें, देखो एग्जाम्पल, सपोज करो यहां पे हो रहा है x² और उधर लिखा हुआ है 9, तो ये स्क्वायर यहां से हटेगा, हट गया, तो उधर जाके क्या बन जाएगा? ये रूट। तो जैसे ये स्क्वायर यहां हटेगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा? रूट। ऐसे मत कर देना कि सर स्क्वायर को यहां से हटा दो और वहां लगा दो, नहीं, स्क्वायर हटके स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, चेंज भी तो होगा, ऑपरेशन भी तो उल्टा होगा। तो स्क्वायर का उल्टा ऑपरेशन होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर यहां से हटेगा तो रूट बन जाएगा, √9 को सॉल्व करके हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर यहां स्क्वायर रूट है तो फिर स्क्वायर हो जाएगा, अगर इस जगह स्क्वायर रूट है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे है √x = 9, तो अब ये रूट हटेगा ना, तो उधर जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 × 9 81। ठीक है, समझ गए क्या? अच्छे से समझ गए? शैली क्लियर है यहां तक? अब वो सारे के सारे एग्जांपल्स को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है, प्रॉमिस किया था ना मैंने।
बिल्कुल सबको मैं ax प्लस बी वाई, क्योंकि अब आपको चीजों को इधर उधर लेके जाना आ गया ना। अब तू कह रहा था ना दो दो हैं, तो इसको इधर ले आऊंगा ना, आ गया ना तेरे को, इधर लेके आना और मिला के क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। करें, स्टार्ट करें। देखो भाई पहला एग्जांपल लेंगे हम, और एग्जांपल्स याद करना मैंने आपसे लिखवाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ फिक्स एग्जांपल्स ही हैं जिनको कर सकता हूँ, सबको उस फॉर्म में कर सकता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और आज की क्लास के बाद आप भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके लेट्स सी। सो एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे तो कचरा हो रहा है, अपन एक एक एग्जाम्पल को अभी शीट पे नोट करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या था बोलो, किसने दिया था एग्जाम्पल, बोल के बताओ अपना एग्जाम्पल याद है आपको। 5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 6y, ठीक है। z बोला था, चलो ठीक है भाई, तो याद रहता है मुझे, बोलता नहीं, ठीक है। तो आपने ये एग्जाम्पल दिया था, अब इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सर ने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में सारी चीजें एलएचएस में आ जाती हैं, आरएचएस में खाली हो जाता है, सब जीरो हो जाता है। खाली मतलब सारी टर्म्स इधर आ गई तो उधर जीरो है, तो दो टर्म्स इधर है, एक टर्म उधर है, तो इस टर्म को भी इधर बुला लो, इस टर्म को भी इधर बुला लो। अच्छा सर बुला के रखेगा, किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं ना तू तेरे पास बैठा, कहता नहीं नहीं तू तेरे पास बैठा, नहीं मेरे पास जगह नहीं, तू तेरे पास बैठा, तो बैठागा। फिक्स पोजीशन पता है, पहले एक्स वाली टर्म, बाद में वाई वाली टर्म, आखिर में कांस्टेंट टर्म। तो एक्स वाली टर्म तो पहले एज इट इज। अब देखो 5x को तो छेड़ना ही मत, क्योंकि इसने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, बॉर्डर क्रॉस कौन कर रहा है, 6y, और वो इसके बगल में आके बैठेगा, क्योंकि पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म, तो प्लस 6y इधर आके क्या हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म तीसरे पायदान पर, आरएचएस में सब खत्म, 0। अब चेक करो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0 मैच कर रही है, चेक करो। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू बोलो -x, b की वैल्यू -6, a की वैल्यू +5 और c कांस्टेंट टर्म 8। मैंने क्या कहा था, a b c तीनों रियल नंबर होने चाहिए, तो 5 -6 और 8 तीनों रियल नंबर हैं। मैंने क्या कहा था, a और b जीरो नहीं होने चाहिए, तो a और b जीरो नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म से पूरा मैच हुआ, ठीक है। अब आप इसमें से सारे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम हो गया, अब आप इसमें से सेलेक्ट करो अगला आपको कौन सा, जो आपको मुश्किल लग रहा हो, कौन सा एग्जांपल को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करना है सारे क्वेश्चंस को, तो कौन सा आपको मुश्किल लग रहा है जिसको, ये तो यार 8 को इधर बुला ले, बहुत सरल है तो। हाँ फिफ्थ वाला करें, जब ये x और x वाला करते चलो, है ना, ये x और x वाला किसका था ये एग्जांपल, हाँ बोलो क्या नाम है, अवधि। 6x प्लस, सेकेंड एग्जांपल 6x प्लस 5y, भूल गई, अपना एग्जांपल याद नहीं रहता, इज इक्वल टू 3x। अब सर ने कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सब कुछ इधर बुलाना पड़ता है, तो दो लोग तो इधर हैं, तीसरे को भी बुलाओ। अब बुलाओगे तो कहां बिठाओगे, अरे वो तो x वाली टर्म है तो x वाली टर्म के बगल में बैठेगी, भाई भाई तो साथ में बैठेंगे ना, दुश्मन तो दूर कर देगा, उधर जाके बैठ, भाई कौन ना कहेगा, भाई तो कहेगा आजा मेरे भाई मेरे बगल में आके बैठ, तेरे को वहां से फेंक दिया कोई बात नहीं, मैं तेरे को शरण दूंगा। ओके सो 6x का तो कुछ नहीं बिगड़ा, ये तो सेम ऐसे ही रहेगा, 3x का बिगड़ेगा क्योंकि ये बॉर्डर पार कर रहा है, तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, तो इसके बगल में आके बैठ जाएगा। अच्छा जी, y वाली टर्म का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इज इक्वल टू 0, उधर से सब खत्म तो 0 आ गया। ओके अब ये 6x - 3x सॉल्व होके 3x रह जाएगा, भाई मेरी जेब में 6x है, 3x चले गए तो कितने x बचे, x को कोई ऑब्जेक्ट मान लिया करो, जैसे पेन मान लिया करो, 6 पेन में से 3 पेन खत्म, तो कितने पेन बचे, 3 पेन बचे, तो 6x - 3x क्या हो जाएगा, 3x। अगली टर्म क्या है, 5y इज इक्वल टू 0। आप कहोगे नहीं बनी सर स्टैंडर्ड फॉर्म, c का है इसमें, ax प्लस by तो है, c का है तो c को तो हम अगर नहीं है, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा एडजस्ट कर ले भाई, थोड़ा उधर खिसक तुम, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब मैच करो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच होती है क्या, चेक करते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, चेक करो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू और c की वैल्यू, मैंने कहा था c 0 ले सकते हो, कहा था कि नहीं कहा था, मैंने क्या कहा था, a और b मत लेना, c ले लेना, c ले लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करी, यहां तक जो पढ़ा है क्लियर, कल एक्सरसाइज करेंगे और खत्म भी करेंगे पहली एक्सरसाइज। ओके चलो बाओ।
Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye. And please students, अब जिसकी एडमिशन एंड फीस का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीज आप लोगों को वो कंप्लीट करना, ठीक है? जिसका भी इनकम्प्लीट है, मुझे नाम याद नहीं है, जिसका भी इनकम्प्लीट, जिन्होंने फॉर्म नहीं दिया उनको फॉर्म देना है, और कई लोग ऐसे जैसे फीस दे दी फॉर्म नहीं दिया तो उनको फॉर्म भी देना है, ठीक है?